Hello children, once again we will start the next topic, that is how to write the expression or the units for Kp and Kc for any reaction, for any given reaction. If you remember, हमने लास्ट लेक्चर में Kp और Kc के बारे में डिस्कस किया था. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी इक्विलिब्रियम की. ठीक, हमने कहा था कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, क्लोज्ड वेसल होना चाहिए. ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर, आप मेरा पुराना वीडियो, पहला वीडियो देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम का. आज जो हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे Kp और Kc फॉर अ जनरल रिएक्शन और इसके यूनिट. ठीक है, एज वेल एज फॉर द रूल्स ऑल्सो. अगर हमारे पास पहले रिएक्शन है चिल्ड्रन, दैट इज CaCO3 इन सॉलिड फेज, इट गिव्स CaO सॉलिड फेज प्लस CO2 गैस फेज. ठीक, तो इसके लिए आप Kc क्या लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, Kc लिखेंगे इसके लिए. तो Kc इसके लिए क्या होगा चिल्ड्रन, ये होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी CaO इंटू CO2 अपॉन CaCO3. ठीक, आप ऐसे लिखेंगे, बट आंसर, फाइनल आंसर ये नहीं होगा. फाइनल आंसर आपका होगा सिर्फ CO2. क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन हमेशा याद रखना, अगर कोई भी, किसी का भी अगर जो एक्टिव मास है वो सॉलिड्स में है, यानी किसी का भी एक्टिव मास अगर प्योर सॉलिड है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट, यानी इट विल बी टेकन एज यूनिटी. यानी उसको हम पहले लिखेंगे, फिर इसकी जगह 1 लिख देंगे, यानी वो पूरा का पूरा हट गया, यानी क्या बचा, CO2. ठीक है, चलिए, अगर हम, तो इसका आंसर क्या होगा, Kc का CO2 सिर्फ. अगर यूनिट की बात करें तो उसका कंसंट्रेशन, ये इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर. ठीक, अब इसी के लिए Kp भी लिखना है, तो Kp क्या होगा, P ऑफ CO2, कैपिटल P, और CO2 उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, उसकी पावर 1. यहाँ देखो Kp में क्या है, स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, Kc में क्या है, लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं. अब प्रेशर की यूनिट होती है ATM. ATM यानी ATM की पावर 1, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो -0 लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली उससे भी हो जाएगा काम. चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है. नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे. अच्छा, जो जो रूल्स आएंगे हम साथ साथ में एग्जाम्पल के साथ ही डिस्कस कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट है N2O4 गैसेस फेज में, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2 गैसेस फेज में. अगर हम Kc की बात करें तो उसका Kc होगा NO2 की पावर 2, N2O4 की पावर 1. यूनिट होगी इसकी मोल पर लीटर, और की पावर 2-1, क्योंकि 1 फिर ऊपर जाएगा, है ना, -1. अच्छा, Kp अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो होगा P N2O की पावर 2, P N2O4 की पावर 1, और यूनिट होगी ATM 2-1. ठीक है, चलो, नेक्स्ट है आपका H2O लिक्विड से H2O गैस. अब चीज़ें देखो यहाँ पे, ये क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम. फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्टेट चेंज होते हैं. तो इसका जो Kc होगा वो क्या होगा, H2 की पावर 1. कौन सा वाला, गैस वाला. यानी अगर आप इसको एक्चुअली ऐसा लिखते कि H2O की पावर 1 अपॉन H2O की पावर 1, पर ये जो लिक्विड है, यानी ये रिएक्टेंट में जो ये है, इसका भी कंसंट्रेशन हो जाएगा 1. यानी प्योर लिक्विड्स का भी कंसंट्रेशन क्या होता है, यूनिटी होता है, कांस्टेंट होता है. ठीक, तो ये यहाँ पे फिर नहीं दिखाएगा आपको. अगर इसका Kp लिखेंगे तो Kp आएगा P ऑफ H2O की पावर 1. ठीक है, यूनिट हो जाएगी ATM की पावर 1, -0 आप नहीं लिखो, चल जाएगा. अच्छा, इसकी यूनिट लिखना भूल गए, इसकी यूनिट होगी ऊपर वाले की बेटा मोल पर लीटर, मोल अपॉन लीटर की पावर 1. ठीक है, नेक्स्ट है देखो Cu सॉलिड स्टेट में प्लस ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव, इट गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Ag. ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, सॉलिड है. तो सॉलिड का कंसंट्रेशन तो लेना नहीं है, 1 आएगा तो खाली एक्वस को कंसिडर करो. तो Cu2 की 2 पॉजिटिव की पावर 1, फिर Ag पॉजिटिव की पावर 2, यानी नंबर ऑफ मोल क्या है, पावर में चले जाएंगे. ठीक है, और इसका Kp नहीं होगा. क्यों Kp क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे गैसेस फेज में नहीं है. क्योंकि Kp लिखने के लिए बेटा एटलीस्ट किसी एक का, या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक को भी गैसेस फेज में होना ज़रूरी होता है. यूनिट आप इसकी यहाँ से लिख सकते हैं, दैट विल बी मोल पर लीटर 1-2. ठीक है, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा ना, -1 -2 हो जाएगा. नेक्स्ट है CH3COH प्लस H2O, इट गिव्स CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव. ऐसे आप लिखिए, ये वाला H2O लिक्विड कंसिडर नहीं होगा इसकी. ठीक है, प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन यूनिट 1 होता है. ठीक है, चलिए, तो आप डाल सकते हैं नोट यहाँ पे कि इफ़ द रिएक्शन इज इन एक्वस मीडियम, तो H2O क्या है, जो उसका प्योर लिक्विड है वो 1 होगा, और Kp अगेन यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा. क्यों, बिकॉज यहाँ पे गैसेस फेज में ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट. ओके, चलिए, नेक्स्ट है चिल्ड्रन, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. ठीक,
आपके लिए केपी केसी का रिलेशन के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एटलीस्ट किसी एक गैसेंस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से किसी एक का गैसेस फेज में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। सपोज हमारे पास रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ ए गैसेस फेज प्लस थ्राइस ऑफ बी लिक्विड प्लस ट्वाइस ऑफ सी सॉलिड, इट गिव्स डी गैसेस फेज प्लस ई गैसेस फेज। तो अगर इसका आप केसी लिखेंगे तो प्लीज़ रिमेंबर कि जो लिक्विड में है वो तो नहीं होगा, यानी बी वाला कंसंट्रेशन तो पूरा गायब हो गया। ऐसी सी वाला भी जो प्योर सॉलिड है उसका भी कंसंट्रेशन गायब, यानी अब ये क्या आ जाएगा डी इंटू ई अपॉन ए की पावर 2। ठीक, अगर आपने लिखा है तो आप मैच कर सकते हैं आंसर सी। अगर चिल्ड्रन इसे हम के सी कंसंट्रेशन के टर्म में लिखें, कंसंट्रेशन के टर्म में, तो ये हो जाएगा सी फिर डी जो होगा, यानी ये जो जो चीज़ें थी वो नीचे आ जाएंगी, सी फिर डी देन सी ई देन सी ए की पावर 2। कुछ नहीं करा हमने, यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना है क्योंकि हमें के पी और के सी का रिलेशन निकालना है, ठीक है। अगर हम के पी लिखें तो इसका क्या होगा बेटा, पी डी की पावर 1 पी ई की पावर 1 पी ए की पावर 2। ये जो डी ई ए हैं ये सबस्क्रिप्ट में आएंगे, नीचे आएंगे। अगर यहाँ पे पी ए में आपको ए बराबर में लग रहा है तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ओके। चलिए अब एक चीज़ बताओ कि पी विस्कस टू एन आर टी होता है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक। तो हम पी विस्कस टू एन वी अपॉन आर टी लिख सकते हैं। एन अपॉन वी यानी क्या, मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन, यानी पी विस्कस टू सी आर टी। आया समझ में, ठीक। तो अब आप एक काम करिए, ये पी डी की जगह यानी इसको इसके सी आर टी के टर्म में लिखिए, यानी पी डी की जगह क्या आ जाएगा सी डी आर टी, ठीक। यानी अब पी ई की जगह क्या आएगा सी ई आर टी, पी ए की जगह आएगा सी ए आर टी, ठीक है। यानी अब इसमें जो जो कॉमन है एक साथ ले लो, यानी सी डी इंटू सी ए अपॉन सी ए स्क्वायर, ये तो बाहर निकाल दो, और कॉमन क्या है आर टी, आर टी है, और दूसरा अब वो इंटू में थे तो पावर क्या होगी प्लस 1 प्लस प्लस 1 प्लस 1, और जो नीचे पावर 2 थी ऊपर चली जाएगी -2, ठीक है। अब एक चीज़ अगर नोटिस करो कि ये पूरा क्या है, ये पूरा यही तो है के सी, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं ना के सी, तो ये हो जाएगा के पी इजकल्स टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन। डेल्टा एन क्यों, डेल्टा एन यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल। कैसा निकालते हैं गैस स्पेस के नंबर ऑफ मोल, चेंज इन एन पी माइनस एन आर, यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल माइनस गैस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो बस ये निकल जाएगा। अब इस जब भी ये यूज़ करोगे तो क्या करना, के पी को हमेशा एटीएम में लेना, के सी को मोल पर लीटर में, आर आपका गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होगी 0.082 एटीएम। अच्छा 821 भी लिख सकते हैं, 1 ना भी लिखो चल जाएगा, एटीएम लीटर पर मोल पर कैल्विन, ठीक। टेम्परेचर आपका कैल्विन में होगा, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन है H2 + I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI, इसके लिए बताओ क्या होगा, के पी के सी बराबर हैं, छोटे हैं बड़े हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, के पी के सी आर टी, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल निकाल दो, डेल्टा एन यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल माइनस गैसेस रिएक्टेंट के, यानी यहाँ तो 2 यानी 2 माइनस 1 प्लस 1 यानी क्या आएगा 0, यानी आर टी जो पूरा टर्म है वो 0 हो जाएगा, यानी के पी इजकल्स टू के सी, ठीक। नेक्स्ट है आपका N2 + ट्वाइस ऑफ H2 ट्वाइस ऑफ NH3, इसका निकाल के देखोगे तो आर टी की पावर आएगी -2, तो -2 यानी क्या, अगर आप समझ पा रहे हैं तो के पी अपॉन के सी, वो पूरा टर्म क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, -2 तो यही हो ना, तो यानी के पी क्या हो गया उस तरीके से, एक तरीके से उसके छोटा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऐसी ट्वाइस ऑफ NO गिव्स N2O4, ऐसे यहाँ से भी निकालिए, तब आप देख पाएंगे कि के पी इजकल्स टू के सी आर टी की पावर माइनस बनाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो SO2 + ½ O2 गिव्स SO3। अब बताओ यहाँ पे ये क्वेश्चन है के पी इजकल्स टू के सी आर टी एक्स। अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, हालांकि मैंने आंसर पे टिक कर दिया है, आप पर निकाल के देखिएगा, ठीक है, ये -½ आएगा। चलिए नेक्स्ट एक और है बेटा, दैट इज N2 + ट्वाइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। यहाँ पे के पी की वैल्यू दी है 1.44 10⁻⁵ एट 500 डिग्री सेल्सियस। आपको के सी निकालना है, आप 4 ऑप्शन दिए, आई होप आप अपना आंसर निकाल पाएँ, और प्लीज़ यू कैन मेक इट राइट डाउन एंड यू कैन सेंड टू मी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पहली बात इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता,
ये इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता कि कितना है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। दूसरा इनर्ट मटेरियल से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अगर कोई हमने इनर्ट गैसेस मिला दी, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जीनन टाइप। ओके, नेक्स्ट थिंग है कि किस पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर मोड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि हमने कैसे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करा है उस बात पर डिपेंड करता है के का वैल्यू। अगर आप देखें, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी, इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, और अगर हम इसको इन्वर्स कर दें सी इट गिव्स ए प्लस बी, तो इसका के क्या हो जाएगा 1/k। फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन है N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO, इसका है के। दूसरी रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ N2 प्लस ट्वाइस ऑफ O2 गिव्स 4NO, इसका के ही क्या होगा, यानी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। देखो तो यहाँ ये पूरा का पूरा का आप देख रहे हैं डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, यानी के की पावर क्या है 2। के की पावर क्या हो जाएगी 2। अगर ये ट्रिपल हो रहा तो ये के की पावर हो जाता है 3। ठीक है, इस तरीके से। एक और एग्जाम्पल देखिए, और ये एग्जाम्पल लर्न भी करना, ध्यान भी रखना कि अगर A गिव्स B है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोज K1 है, और X इट गिव्स Y है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाई चांस K2 है, और इनको ऐड करो A प्लस X इट गिव्स B प्लस Y, तो उसको जो KE होगा हमेशा बेटा वो K1 प्लस K2 नहीं होता, वो K1 इंटू K2 होता हमेशा। आप चाहे तो निकाल के देख लीजिए, ठीक है। मतलब आप निकाल के देखो तो क्या होगा, तो K इज गस टू होगा पहले वाले का B/A, दूसरे वाले का K क्या होगा Y/X, ऐसे करके निकाल के देखिए तो ये क्या आएगा K1 इंटू K2 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, वो है ये कि H2 प्लस I2 इट गिव्स ट्वाइस ऑफ HI। अगर इसका K है आपका 49, इसका K इन्होंने दिया है 49, तो HI प्लस हाफ H2 प्लस हाफ I2 का K क्या होगा, करिए और मुझे बताइए। फर्स्ट ऑप्शन 1/49, 1/7, 7 या 98। ठीक, पहली एक बात ये याद रखना कि ये क्या हो रहा है, इन्वर्स हो रही है रिएक्शन, हो रही है ना। H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI, तो पहले तो ये पूरी रिएक्शन पलट रही है, यानी ये 49 के बदले क्या होगा, इसका K पहले तो क्या समझ में आ रहा है कि हमें 1/49 होगा। ठीक, अब 1/49 तो होगा, बट ये रिएक्शन क्या हो रही है, हाफ भी तो हो रही है, एग्जैक्टली हाफ हो रही नहीं हो रही है। I2 का HI का हाफ हो गया, H2 का हाफ, यानी इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करते ही क्या आ जाएगा 1/7, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/7। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा, इसे भी आप करेंगे। दैट इज रिएक्शन है Ag पॉजिटिव प्लस NH3 इट गिव्स AgNH3 पॉजिटिव। इसका K1 के वैल्यू दी इन्होंने 3.5 10⁻³ नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है AgNH3 पॉजिटिव प्लस NH3 इट गिव्स AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। इसका K2 का वैल्यू दिया इन्होंने 1.7 इंटू 10⁻³। अब आपको निकालना फाइंड द फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ, यानी आपको K की वैल्यू निकालनी है अल्टीमेट, किसके लिए AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। यानी आपको क्या निकालना है, यानी आपको ये निकालना है जब ये बना होगा, ये कब बना है, जब बना होगा Ag पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ NH3, ये आपको हिंट दिया मैंने। ये कब बनेगा, ये बनेगा जब Ag पॉजिटिव में हमें ट्वाइस ऑफ NH3 मिलाओगे, और ये बन जाएगा। ये पर बनेगा कैसे, जब पहली वाली इक्वेशन और दूसरा रिएक्शन के क्या करोगे, इक्वेशन को ऐड करोगे। ठीक, तो अब आप इसका आंसर निकालिए और मुझे आंसर भेज दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है चिल्ड्रन, वो है टेम्परेचर। ठीक है, कैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो Ke होता है एक्चुअली इज ए कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, और ये देने का तरीका क्या होता है, ये देने का तरीका होता है दैट इज, ऑल्दो इट इज़ नॉट गिवन इन योर NCERT बट आई थिंक यू शुड नो, दैट इज log 10 K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H/2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, जहाँ पे हमने K2 को क्या माना है T2 माना और K1 को माना है T1। ठीक, और एक चीज़ हम अज्यूम कर रहे हैं जो T2 होगा वो T1 से बड़ा होगा। ठीक है, और डेल्टा H आपका क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट केस, अगर चिल्ड्रन कभी भी यानी हमें किसी भी रिएक्शन में ये पता लगाना है कि टेम्परेचर के बढ़ने के या घटने के साथ K की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो हमें डेल्टा H की वैल्यू पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर डेल्टा H 0 हो गया तो इस इक्वेशन में रखो 0, तो पूरा का पूरा टर्म 0, यानी तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन पे क्या हो जाएगा, लॉग K, किसी का भी लॉग 0 कब होता है, यानी जब वो 1 के बराबर, यानी तो K2/K1 क्या हो जाएगा 1, यानी K2 इक्वल्स टू K1, यानी
टेम्परेचर आप चाहे बढ़ाओ या घटाओ तो के हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंडीशन, अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ यानी 0 से कम यानी एक्सोथर्मिक, ऐसी कंडीशन में ये 0 से कम हो जाएगा, यानी अब K2 क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, K1 से, यानी T2 क्या हो गया, T1 से बड़ा हो गया, यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ K छोटा हो जाएगा। थर्ड केस, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यानी एच ग्रेटर देन 0 एंड इट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो चिल्ड्रन, दीज आर द फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।